ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डेफिनेशन से आगे कुछ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास भी बहुत आसान हुई, कल की क्लास से भी कहीं ज्यादा आसान। सबसे पहले जो वर्क और क्या नाम है, वर्क और हीट, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलते हैं इसको। देखो, एनर्जी एक्सचेंज जो है, एनर्जी एक्सचेंज, ध्यान से समझना भी क्लास को। वो दो तरह से हो सकता है एनर्जी एक्सचेंज। एक तो है आपका किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और एक वर्क की फॉर्म में। वर्क की फॉर्म में भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है ना। हीट, आज के जो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ बिल्कुल सच बात है, एनर्जी एक्सचेंज जो है वो वर्क की फॉर्म में भी हो सकती है और हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। अब क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक है, पूरा डिस्कशन है, वो किसके ऊपर चलेगा, वर्क। वर्क के बारे में आपने पहले भी कई सारे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, फिजिक्स के अंदर भी है। और इसमें जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है वो है F इंटू में डी, यानी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। जो आपकी यहाँ यूज होगी वो है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। और जो इसके बारे में जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है वो तो है वर्क, यानी W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा ये कई फॉर्म में आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, स्प्रिंग वर्क। ठीक है ना, तो ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। कौन सा, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो, ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, और एक स्प्रिंग वर्क भी होता है। ठीक है, ये आप जो पढ़ोगे वो फिजिक्स में पढ़ोगे। यहाँ पर F इंटू डी एस, और एक गैसियस केस के लिए स्पेशल मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क गैसियस केस के लिए, जिस पे डिस्कशन आज की क्लास में होगा वो है P एक्सटर्नल इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ इसको डेल्टा वी, ताकि पूरा आगे तक कॉन्सेप्ट चलता रहे। तो माइनस का P डेल्टा वी जो है आज का मैकेनिकल वर्क है। कैसे आया, क्या आया, सारा का सारा जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। तो F इंटू डिस्टेंस, और पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है हमारी मैकेनिकल वर्क से। तो W इज इक्वल टू, पहले जो आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद वैसे W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस का P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। अब जो ये वैल्यू है माइनस, वो दो केस आते हैं आपके सामने। एक केस को हम बोलेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, और एक केस है उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, अभी आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उसके बाद क्वेश्चन करना। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा अपने क्वेश्चन, अपनी बात रखने का। ये देखो, ये एक पिस्टन है, ठीक है, और इस पिस्टन में गैस है। ये बाहर से प्रेशर जो डाला है इसको बोलते हैं, इसी को का नाम है P एक्सटर्नल, बाहर से। और यहाँ जो गैस है ये भी अपना कुछ कुछ बेचारी प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो ये जो गैस यहाँ प्रेशर लगा रही है इसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब बताओ एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंड, ये एक्सपेंड कब होगा, ये एक्सपेंड कब होगा, जब अंदर की गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, जीत जाएगा, और बाहर का जो प्रेशर है कम होगा। मान लो अंदर की गैस का जो प्रेशर है, गैस दीवारों पे टकरा रही है बहुत तेजी से, ये है आपका 5 atm, और ऊपर वाला कितना 3 atm है। ये 3 है, ये 5 है, तो कौन जीत गया, अंदर वाला पोर्शन जीत गया। अब बताओ ये गैस क्या होगी, ये गैस क्या हो जाएगी, पहले वॉल्यूम इसका ये है, अब ये गैस का पिस्टन है, ये ऊपर सरक जाएगा,
और गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और आपका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ये गैस ऊपर सरक गई, ठीक है। पहले वॉल्यूम जो था वो क्या था, छोटा सा वॉल्यूम था, और अब जो वॉल्यूम आया है, अब ये वॉल्यूम क्या आ गया आपका, बड़ा वॉल्यूम आ गया, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब बताओ आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है। आप कहोगे गैस हो रही है एक्सपेंड, और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो डेल्टा वी जो कि कहते हैं हम चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। फॉर्मूले में रखो वैल्यू को, तो बताओ वर्क क्या आएगा, W इज इक्वल टू, अब यहाँ जो साइन है ये डेल्टा वी अगर पॉजिटिव में रख दूं तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, वर्क डन कौन कर रहा है, इस पूरे हिस्से को हम क्या मानेंगे, सिस्टम। गैस क्या कर रही है, वर्क कर रही है किस पर, बाहरी एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क कर रही है। तो गैस वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, ये देख लो ऊपर, हमेशा नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट जाना नहीं चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। वर्क डन बाय द सिस्टम होने के बाद इसी केस को एक बार यहाँ डिस्कस करके देखो। मान लो कि जो बाहरी प्रेशर है, अब की बार ये 5 हो और ये अंदर का 3 हो, सारा दिमाग में चलना चाहिए खेल। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब हम कंप्रेस होगा, ये आप कंप्रेस कर रहे हो उसको, बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, अंदर का जो प्रेशर है वो कम है, जाहिर सी बात है कंप्रेस होगा। तो अब हम इसको डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। मैथमेटिक आपको आती है तो बताओ, नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ आ गई तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या हो जाएगा आपका आंसर, पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर आप ऊपर वर्क करते हो सिस्टम के ऊपर वर्क, तो आंसर क्या आ रहा है इसका, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, आप समझ गए हो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अब एक अजीबोगरीब सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको बताना है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब हम एक्सपेंशन कर रहे थे तो ये गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड हो रही थी, ठीक है। तो बताओ एक्सपेंड हो जाने के बाद, वॉल्यूम बढ़ जाने के बाद गैस की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, रेज योर हैंड, ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी। देखते हैं कितना कितना फिजिक्स जो है वो इमेजिनेशन का खेल है। मैं बताता हूँ, जिस बच्चे ने बाहरी एनवायरनमेंट को, छोटी छोटी चीजों को घर में एनालाइज किया हो, जैसे कोई चिड़िया आई तुम्हारे घर में, स्पैरो, ठीक है, और वो कोई दाना खा रही है और कोई भी एक्टिविटी कर रही है, तो कई तो सोचते हैं ओके स्पैरो है यार, इसका काम है, ठीक है करती होगी, जाओ। कई होते हैं कि वो ना थोड़ा थोड़ा उसे एनालाइज करते हैं, हर घर में हर चीजों को एनालाइज करते हैं, तो उनकी इमेजिनेशन पावर जो होती है ना, वो पहले से पता होता है उनको ये क्या होगा, ठीक है। फ्यूचर को थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्ट कर लेते हैं वो, देखते हैं अभी। सर कम होगी सर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सर, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, राइट। निखिल आपके विचार में क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, या इंक्रीज होगी एनर्जी। अच्छा आपके हिसाब से इंक्रीज होगी। नीतीश आपके हिसाब से, भैया डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। देवेश आपके हिसाब से, देवेश आप नेगेटिव, यानी कम होगी आपके हिसाब से। यस सर। भाई देखो, जिन्होंने कही है कम होगी वो जीत गए, आंसर है कम होगी एनर्जी। अब मैं बताता हूँ आप दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट बना लोगे, मुझे तो यही नहीं पता यार, जिन्होंने कम बताई है क्या सोच के बताई होगी,
मैं थोड़ा सा इस चीज को पे क्यूरियस समझना चाहता हूँ उन्होंने क्या सोच के बताया। अपूर्व, आपके हिसाब से कैसे तो मैंने ये सोचा कि सर अगर गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो सर पार्टिकल्स को और स्पेस मिल जाएगी, और स्पेस Okay. मिलेगी तो सर वो एक तरीके से टकराना थोड़ा उनका कम होएगा और थोड़ा वो दूर दूर चली जाएंगी, तो उनका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा गिर जाएगा, तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड, नाइस। देवेश, आपके हिसाब से आपका है कुछ इस पे व्यू कि आपके हिसाब से क्या होता होगा ऐसा? मैंने थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच ट्राई करा था, अच्छा, क्या फॉर्मूले था? वगैरह कि हमारा एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम के और पावर वर्क डन अपॉन टाइम के, तो टाइम से टाइम अच्छा अच्छा कैंसिल। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो मैथमेटिकल वर्क, देखो इमेजिनेशन अगर मैं जाऊं तो तुम्हारे सामने मैं थोड़ी इमेजिनेशन रखूंगा, तुम कहोगे अच्छा ये बात है, थोड़ी देर में ही, ज्यादा तो टाइम लगेगा ही नहीं। जैसे मान लो आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, तो जो पार्टिकल है ना वो पता कैसे टकराएंगे आपस में, क्योंकि जगह कम है ना, बेचारे भिज गए आपस में, तो कैसे टकरा रहे हैं आपस में, बट इतनी तेजी से, जिग जैग मोशन में बहुत तेजी से टकरा रहे हैं विद द वॉल ऑफ द, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। और जैसे ही आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अब पार्टिकल रिलैक्स हो गए, उनको सांस आई, हाँ कि भाई अब हम थोड़ा सा रिलैक्स है, तो आराम आराम से टकरा रहे हैं। अब टकरा तो अब भी रहे हैं, लेकिन अब वो आराम आराम से टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यानी इसकी एनर्जी कम होगी। तो एक बात यहाँ क्लियर होगी, एनर्जी गैस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ एनर्जी ऑफ गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, एनर्जी ऑफ गैस यहाँ पे आ जाती है आपकी ज्यादा, ठीक है। हालांकि एनर्जी ऑफ गैस से रिलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था, बाकी जो कॉन्सेप्ट है ऊपर वाले इस फॉर्मूले के लिए बताया गया है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको तो इस्तेमाल करने वाले हैं वहां भी, न्यूमेरिकल में भी, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। अब एक अगला जो दिमाग में आता है कि यार ये हम कैसे मान लें कि W की वैल्यू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V है। अच्छा, एक बात मैं आज से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपने इतनी मेहनत करके चैप्टर नंबर 5 को बड़ा सिस्टमेटिक वे में पढ़ लिया, समझ लिया, एक एक हमने लिस्ट बनाई, आपको याद होगा ब्लैक लिस्ट बनाई, उसमें तकरीबन 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो भी डे बाय डे जो हॉट न्यूमेरिकल हैं वो भी करे हमने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो इस चैप्टर में भी आप एक ऐसा पेज ब्लैंक छोड़ दो और उसके ऊपर लिख दो इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, और पहला फॉर्मूला लगा दो आपका P इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। P ये बाहर से डाला गया प्रेशर है, देखो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने एनालाइज किया है। अगर वो आपको बोल देते हैं माइनस का P डेल्टा V, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये P हम कौन सा प्रेशर माने, इस गैस का प्रेशर माने या फिर ये बाहर का जो प्रेशर लगा रखा है वो माने। तो उन्होंने पहले बोल दिया ये बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल। अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं, ये आया कैसे, ऐसे कैसे हम इसको मान लें कि ये वैल्यू जो आई है इस तरीके से है, ये वगैरह वगैरह। तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, फिर से मैं एक डायग्राम को लेकर चलूंगा, ठीक है। तो हम इसको, आपको पता लग गया होगा हम क्यों मानते हैं। तो डेरिवेशन अगर आप देखो तो बड़ी आसान सी एक सिंपल सी डेरिवेशन है, वही पिस्टन मैंने बना दिया और ये है आपका वो पिस्टन, ठीक है। ऊपर से वही P एक्सटर्नल है, ये P एक्सटर्नल है, और यहाँ से वॉल्यूम एक्सपेंशन को लेके चल रहे हैं हम, एक केस लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन। चलो देख लेते हैं एक्सपेंशन में W क्या आती है आपकी, W क्या आती है, नेगेटिव आती है, यानी ये वैल्यू ये वाली आएगी एक्सपेंशन के केस के लिए आपकी, सेम वही एज इट इज। तो हमें आंसर यही लाना है, माइनस का ही लाना है। तो एक्सपेंशन के केस के लिए देखो ये गैस है, गैस का मतलब है गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा इससे, तो आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। और आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं मान रहा हूँ क्या, स्मॉल l या डेल्टा L, चेंज इन लेंथ इतनी चेंज होगी इसकी, ठीक है। ओके, तो अब हम फॉर्मूले को जो शुरुआत में हमने पढ़ा था, वर्क क्या होता है, वर्क होता है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो अबाउट फोर्स, क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपका जो एरिया है वो ज्यादा है तो आपको जो प्रेशर है वो कम फील होगा। आपने देखा होगा जब आप बैग टांगते हो, बैग को कैरी करते हो, तो इस तरीके से इतनी मोटी जो स्ट्रिप होती है बैग की, ठीक है, अगर ज्यादा स्ट्रिप, चौड़ी स्ट्रिप है तो आपको प्रेशर फील नहीं होता। और अगर आप वो बैग टांगते हो जिसमें जो स्ट्रिप है इतनी मोटी रस्सी की तरह होती है और उतना ही अमाउंट में बोझ है, तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होगा, ठीक है ना। तो वो ज्यादा फील होगा प्रेशर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स यहाँ से निकल जाएगा P इंटू में एरिया इंटू में डिस्टेंस। अब यहाँ डिस्टेंस कौन सा ले लिया, डेल्टा एल ले लिया। अब आप खुद देख लो भाई, तुम्हारे सामने ही है प्रेशर और यहाँ है एरिया इंटू में लेंथ। अब एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है यार, मीटर स्क्वायर ही तो होती है। एरिया बड़ा सिंपल है, ये मीटर स्क्वायर होती है। अच्छा, लेंथ क्या होती है, मीटर होती है। तो ये बन क्या गया, मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। एरिया इंटू में डेल्टा एल बन गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि जितना लेंथ चेंज हुआ है उतना वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ है ना। पूरा का पूरा ये तो बीकर है ना, बीकर में कितना वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वो आ गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। अब प्रेशर के मामले में फिर हम कंफ्यूजन में हैं कि प्रेशर कौन सा, बाहर का या अंदर का। तो इन्होंने बोल दिया भाई प्रेशर है एक्सटर्नल यानी आप बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। और वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, वो कम से ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ जो कंट्रोवर्सी आई है, जैसे प्रेशर अगर यहाँ बढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल है तो फोर्स भी आप बाहर से ही बढ़ा रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ। और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। हमने प्रेशर किसको कंसीडर किया, एक्सटर्नल को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल को नहीं। तो यहाँ पर प्रेशर एक्सटर्नल है, ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। फोर्स एक तरह से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ है, और ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब इट्स नेगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ इसीलिए हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से डिराइव होता है। इतना खैर इतना बड़ा चौड़ी कहानी है नहीं, हालांकि एग्जाम में तो ये डेरिवेशन भी नहीं आती, बस ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने इसकी जो डेरिवेशन है इसको समझा, ये किस तरीके से और क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है। भाई हमारे पास दो रिजल्ट आ गए अब सामने इतनी मेहनत के बाद, कि एक तो होता है W वर्क इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल, ठीक है ना, डेल्टा V। और यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हो V क्या कांस्टेंट है, नहीं वो तो चेंज हो रहा है यार, वो तो कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन P एक्सटर्नल बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे प्रेशर कांस्टेंट। और एक फॉर्मूला है जो अगली क्लास में आएगा, W इज इक्वल टू माइनस का क्या P, और यहाँ पर ये V2 और V1 है, P एक्सटर्नल है, और यहाँ डेल्टा V है। इसे DV लिख देता हूं मैं, DV ज्यादा बेटर रहेगा, DV, ठीक है ना। तो यहाँ भी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ नॉट कांस्टेंट लिखना है आपका। तो ये जो अलग अलग दो फॉर्मूले तुम्हें दिखाई देंगे वो इस बात को रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, और नहीं है कांस्टेंट तो क्या होगा। P एक्सटर्नल DV ये आएगा आपका ये पोर्शन। तो इसको ध्यान से अपने जो लिस्ट में रख लेना, ये दूसरी जो डेरिवेशन है वो आगे आने वाली क्लास में आएगी आपकी। यहाँ तक तो हो गया ये खत्म। अब बात आती है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ऐसे 3 लॉ हैं, तो आज पहला लॉ आ गया आपका, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और ये पहला जो लॉ है थर्मोडायनेमिक का, वो ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर आप कहीं खेल के आते हो बाहर से और कहते हो आज से मेरी एनर्जी लॉस होगी या क्रिएट डिस्ट्रॉय होगी, नहीं, वो ऐसा होता ही नहीं। आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, आपकी एनर्जी आपकी बॉडी से एनवायरमेंट में चलेगी, ट्रांसफर हो सकती है, ये कभी भी क्रिएट लॉस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जो लॉ है वो आपके नोट्स में
ऑलरेडी है, और जो अभी मैंने डेरिवेशन करवाई है इस साल सेपरेट है, पिछले साल नहीं हुई थी, तो इसको आपको यहीं से देखना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। अब वो कहेगा डिफाइन एंड जस्टिफाई, तो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ध्यान से समझना क्या होती है जस्टिफिकेशन इसकी एनर्जी के बारे में। देखो यहाँ पर ये है आपकी, मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड मान लेते हैं, इसकी एनर्जी है U1 इनिशियल एनर्जी। आपने क्या किया, इसको थोड़ा गर्म किया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। अब ये क्या होगी आपकी, जैसे आपने इसको गर्म किया तो ये अब होगी आपकी U1 प्लस में Q, हीट एब्जॉर्ब होगी इसकी, ठीक है, U1 प्लस Q। अब इसको इस पे थोड़ा सा और वर्क भी किया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ एरो, फिर इस पे थोड़ा वर्क किया। वर्क कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आप एक पानी को लो और उसमें जो उस पानी को ना उस मशीन में डाल दो जिससे चटनी बनाते हैं, ग्राइंडर, फिलिप्स की मशीन होती है वो, उस मशीन में डाल दो और उसको ना घुमा दो, पानी को स्टार्ट कर दो उसको ग्राइंडर मशीन में, घुमाओ बहुत तेजी से, ठीक है। तो आप पानी जब लिया था आपने तब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, और पूरी मशीन में जिसमें वो चटनी बनाते हैं, अरे यार उस मशीन को क्या बोलते हैं, रेज योर हैंड, मशीन इज कॉल्ड, फिलिप्स की होती है, कई तरह की मशीन होती है, हाँ लक्ष्य, क्या बोलते हैं उसको भैया? मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर। उस मिक्सर ग्राइंडर में पानी शुरू में लिया 10 डिग्री, और ना पानी को उस मिक्सर ग्राइंडर में रख के तुमने चला दिया और 5 मिनट तक चलाया, उसके बाद बंद कर दिया। अब मुझे बस इतना बता दो, क्या पानी का टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री होगा? आपने उस पर वर्क किया है, ठीक है ना। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ के 12 डिग्री हो गया, आपने नोटिस भी किया होगा ये। तो ये जो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वर्क किया इस पे, यानी अब आपका जो ये वैल्यू है इंटरनल एनर्जीज की, वो क्या आई है आपकी, ये आ गया आपकी U1 प्लस Q प्लस W, ये भी ऐड हो गया। तो अब ये क्या बन गई, ये आपकी बन गई, सारी मिक्स कर दे तो बन गई U2, यानी U1 प्लस Q प्लस W इज इक्वल टू U2, U2 के पास इसको फेंक दो तो ये क्या हो जाएगा, Q प्लस W इज इक्वल टू U2 माइनस U1, यानी ये हो गया आपका डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तीसरा फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर उन्होंने बताया एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी, Q प्लस W। अब W के बारे में तो अभी अभी हम भाई इतना पढ़ चुके हैं। W क्या पढ़ा है हमने, W इज इक्वल टू क्या, माइनस का P डेल्टा V, P एक्सटर्नल डेल्टा V, EXT, या फिर P डेल्टा V कर देता हूँ माइनस में और मैं लिख देता हूँ फॉर एक्सपेंशन। यू नो वेरी वेल इसका क्या मतलब है। अब जो भी वैल्यू है इसको एक बार पुट करके देखना, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस में P डेल्टा V, Q और W की जगह क्या, माइनस का P डेल्टा V। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हीट भी निकालते हैं। तो कुल मिला के आपका ये वाला जो फॉर्मूला है वो आज का तीसरा फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूले में आप इसको रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं फिर से रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूँ, हमने 4 रिजल्ट निकाल दिए यहाँ पे। पहला रिजल्ट, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, नंबर 1, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, या जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर ही लेगा तुम उसको गर्म कर दोगे तो पॉजिटिव है, तो साफ साफ पता लग रहा है पॉजिटिव। अच्छा, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, अगर हीट इवॉल्व होगी, निकल गई उसमें से हीट, नेगेटिव। नंबर 3, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने खुद वर्क किया है, अभी भी देखा आपने, नेगेटिव। कैसे, वो सारा सिस्टम आपको पता है कैसे, वर्क
डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये है आपका क्या, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा आपका। तो ये सारी वैल्यू को अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें किस तरह से हम न्यूमेरिकल को करते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 इससे कनेक्टेड है और ये अब समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। जो चैप्टर मुश्किल कहते हैं बच्चे वो है आपका कौन सा, सेकंड चैप्टर। बाकी तो सारे चैप्टर ऐसे हैं बिल्कुल बटर फ्लो, तुम्हें कहीं भी ऐसा लगेगा ही नहीं यार कि ये 11th की साइंस ज्यादा मुश्किल है। 7th क्वेश्चन, इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, Q की वैल्यू, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो Q की वैल्यू जो यहाँ आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव 701 जूल। और आगे देखते हैं, ओके एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी इतना वर्क डन बाय द सिस्टम है। W की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, कितनी, 394 जूल। अब वो कह रहा है बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। हीट एनर्जी, कभी कोल्ड एनर्जी सुनी है, होती नहीं। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे Q को, तो Q में 701 और प्लस ये -394, तो ऐड करने के बाद आपको तो पता ही है आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर आएगा, इंटरनल एनर्जी है इसकी 307 जूल, ये आ जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आई है डेल्टा U की 301, और ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जा चुका है। आसान क्वेश्चन लगा होगा आपको और आसान है भी, ठीक है। इसके अलावा मैं जल्दी से इस पे निशान लगा देता हूँ और उसको छोड़ना मत। ये पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में भाई, सुन लो। 9, 18 ऑसम, 17 बहुत ज्यादा पूछा गया है। जिनका इंटरनेशनल स्कूल है उनके लिए 15, 14 केंद्रीय विद्यालय का फेवरेट क्वेश्चन, यही देते हैं वो हर साल एसएस लॉ पे। अच्छा, और इसके अलावा ये इंटरनेशनल स्कूल मोस्टली देंगे दिस क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट, और बाकी जो स्कूल हैं वगैरह वगैरह नॉर्मल, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएस लॉ पे ये भी। तो बहुत जल्दी हम एसएस लॉ पे जो टारगेट है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हीट के बारे में आपको पता होगा, हीट एनर्जी, और कोल्ड एनर्जी के बारे में तो आपने सुना भी नहीं होगा और वो होती भी नहीं कुछ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा बताना एक बार, क्या गोस्ट होते हैं या नहीं होते, रेज योर हैंड। भूत, घोस्ट, भाई साहब इतने। यस नो अपूर्वा, आप बताइए। नो सर। नो, ओके अर्णव, आप बताइए। नो सर। नहीं होते, साइंस यही कहती है क्या। लक्ष्य, आप बताइए, जो रात के 3 बजे आते हैं वो भूत, लक्ष्य। भैया नहीं होते। कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब, नितेश नहीं होते भैया। भाई कोई मानता नहीं। ऋतिक वर्मा बताइए। केशव बताइए। भैया होते हैं। कौन कह रहा है होते हैं, ये केशव। हाँ भैया। ओके, रितु आप बताइए। भैया होते तो नहीं है, पर वो ओरा होते हैं। ओरा, AURA, ओरा, AURA। हाँ ओके, भैया। तो ये क्या होता है ओरा, ये तो मैंने आज पहली बार सुना है।
भैया वो जब मतलब हमारी फीलिंग्स होती है कि है ना, जैसे कि कुछ नेगेटिव अगर कुछ हो भी नहीं ना, तभी हमें लगता है कि है ना वो है, उसे भूत तो ओके नहीं कहेंगे, उसे वजह ही कहते हैं। ओके। तो मैं इस चीज से जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इसमें इसमें जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 6th क्लास का स्टूडेंट, वो क्लास में गया, लेट लेट क्लास में गया, तो टीचर वहां पे उसके बारे में बता रहे थे, गोस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये गोस्ट होते हैं और कैसे होते हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, आत्मा घूमती हैं वगैरह वगैरह, इसके बारे में बता रहे थे। तो उस स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि सर डार्कनेस होती है? तो उसका सर बोला हाँ ऑफ कोर्स डार्कनेस होती है, जब रात के टाइम अभी सूरज जब छिप जाएगा तो डार्कनेस आती है। तो वो बच्चा बोला सर नहीं, डार्कनेस होती नहीं, डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। जिस जगह से आप लाइट हटा दोगे ना, वो डार्कनेस है। कोई डार्क एनर्जी होती नहीं, लाइट एनर्जी यस ये होती है। क्या कुछ कोल्ड होता है? आंसर है, फिर टीचर बोला यस कोल्ड होता है, बाहर देखो बर्फ पड़ी हुई है, कोल्ड है बाहर। तो वो बोला सर नहीं, कोल्ड इज द एब्सेंस ऑफ हीट। आप हीट को किसी जगह से रिमूव कर दो तो वो हिस्सा कोल्ड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक आइस है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, बर्फ बर्फ। बताना जरा, क्या ये बर्फ जो खुद ही -10 डिग्री सेल्सियस पे है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, ये हीट प्रोड्यूस कर सकती है, अपने अंदर से हीट निकाल देगी? रेज योर हैंड। एक बर्फ यार, बर्फ हीट निकाल देगी अपने अंदर से? यस केशव बताइए। यस अपूर्वा बताइए। नो सर। नितेश बताइए। नो भैया। अर्णव आप बताइए। नो सर। यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। देवेश आप बताइए। भैया निकाल सकती है जब वो पिघल जाती है। नहीं, देवेश आप बताइए। सर निकाल तो सकती है, पर वो अमाउंट बहुत इनसिग्निफिकेंट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो एक एक ये कह रहा है कि निकाल सकती है जब वो पिघल जाती है। अरे भाई वो तो हीट लेके पिघलेगी। मैं कह रहा हूँ क्या ये बर्फ ही हीट निकाल सकती है? तो आंसर है यस, ये निकाल सकती है हीट, ये बर्फ। आप कहोगे कैसे? ये -10 डिग्री पे है ना, अगर मैं इसको -20 डिग्री पे लाना चाहूं तो इसका टेम्परेचर, ये -20 पे तब आएगी जब ये इसमें से, इसके अंदर से भी और हीट निकाल देगी, तब आ जाएगी -20। क्या -20 निकाल सकती है? यस। इसको -30 पे ले जाओ, ये थोड़ी हीट और निकाल देगी। समझ रहे हो ना? समझ लो ताकि ये आगे की थर्मोडायनेमिक आसान हो जाए। -40 पे यस निकाल सकती है। तो कुल मिला के जो कोल्ड है वो कुछ भी नहीं होता, दिस इज द एब्सेंस ऑफ हीट। जितनी ज्यादा इसके अंदर से हीट एब्सेंस करते रहोगे ना, ये उतना ही कोल्ड होता रहेगा। तो फिर वो बोला कि सर गोस्ट ये भी क्या है? एब्सेंस ऑफ गॉड। जिस जगह से गॉड हट गया ना, वहां गोस्ट है। और ये बस सच्चाई है। इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। अगर आप किसी भूत की या गोस्ट की मूवी देखते हो, हॉरर मूवी देखते हो, समझना पहले मेरी बात को, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो आप ना जब सोओगे ना, कभी एक रूम में देखो और अकेले देखो, फिर सो, आपको ना हर जगह कोने में वही अंधेरे में वही इमेज दिखाई देगी जो आपने मूवी में देखी है। उसी हॉरर जो भूत की शक्ल है वो आपको कोने में जहां देखोगे, आंख बंद करोगे, वो दिखाई देगी। अब डिपेंड करता है कि आपका बिलीव
गॉड में कितना है। अगर अगर आपका बिलीव गॉड में बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो इस गोस्ट को भी, इस गोस्ट की शक्ल को रिप्लेस करने में कामयाब हो गया, वो तो सारा आपके दिमाग के अंदर ही का लोचा है सारा। अगर वो इस गोस्ट को रिप्लेस करने में कामयाब हो गया तो आप इसकी शक्ल भी देख सकते हो उस जगह पे, ठीक है ना। तो गोस्ट जो है वो एब्सेंस ऑफ गॉड। इट डिपेंड कि आपका कितना बिलीव है इसमें। अगर आपका इसमें बिलीव बहुत कम है तो आपका सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर वो भी नहीं है तो भाई फिर तो ये पूरी रात दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ और ये जो बात बोल रहा था, वो 6 साल का बच्चा वो बड़ा होके किस नाम से जाना जाता है? रेज योर हैंड। ये स्टोरी तो पढ़ी होगी या ये भी नहीं पढ़ी? रेज योर हैंड। बड़ा होके वो बच्चा किस नाम से जाना गया? 6 साल का बच्चा। अर्णव बताइए। एडिसन। एडिसन के बारे में यार तुमने इतना कम पढ़ा है क्या? एडिसन तो सर, 1000 बार। मैंने रेज हैंड किया था क्योंकि मेरा एक डाउट था। ओके 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 ओके, चलो फिर तुक्के में एडिसन बोल दिया फिर। चलो कोई नहीं। ये जो छोटा सा बच्चा था उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। ये सारी जो बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी एल्बर्ट आइंस्टीन की है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि ऐसे कोल्ड एनर्जी, डार्क एनर्जी, ये कुछ नहीं होता, ये सब का सब ये इस पे है डिपेंड। कहानी को और आगे ले जाते हैं और कहानी जो अब हमारी आगे जाएगी, ये कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएगी और जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन भाई बहुत कमाल का है। ये लगा लो वो तो इस चैप्टर में पूरे में एंजॉय लेगा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा पोर्शन, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है और मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसमें। तो एक छोटा सा पोर्शन मैं खत्म करवा देता हूँ ताकि हम अगली क्लास से बिल्कुल रिफ्रेश होके एक टॉपिक पे और अटैक करें। एक छोटा सा और आसान सा पोर्शन करवा रहा हूँ। देखो 12th क्लास आ गई, 11th केमिस्ट्री। ये चारों चीजें आने के बाद, न्यूमेरिकल सेक्शन होने के बाद, अब हमारे पास है जो एक छोटा सा सेक्शन जिसका नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एच से। रट्टा मार लो यार, जितना हो सके इनको तो रटी लो, ठीक है ना। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एच से, ठीक है ना। और एंथैल्पी होती क्या है बता रहा हूँ, उस दिन ही बताया था, आज बता रहा हूँ। दिस इज नथिंग यार, दिस इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम? एंथैल्पी। तो अब इस एंथैल्पी को हम डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। फॉर्मूला अभी तक हम यहीं पर आए हैं Q प्लस W तक, और एज वी नो दैट W इज इक्वल टू माइनस का P डेल्टा V। किस केस के लिए? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन, क्योंकि कंप्रेशन के लिए तो ये यार पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कमाल का क्लियर हुआ है आपका आज। पुट करना इसको। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, द डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही Q माइनस में P डेल्टा V। यहाँ से Q यहाँ ले लो, इसको वहां फेंको, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक बार ध्यान से, P, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा V को क्या बोलेंगे? रेज योर हैंड। डेल्टा V को क्या बोलेंगे? रेज योर हैंड। निखिल बताइए। लक्ष्य बताइए। चेंज इन वॉल्यूम। भैया चेंज इन वॉल्यूम। लक्ष्य बताइए, डेल्टा U को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। लेकिन क्या P भी चेंज है क्या? कोई नहीं, ये चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो पूरी इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है भाई? डेल्टा U, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। डेल्टा V, दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम,
तो फिर P क्या है? ये भी चेंज इन प्रेशर लिख दूं क्या? नहीं, दिस इज प्रेशर जो कि कांस्टेंट है। कहने का तो ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हीट है वो एट कांस्टेंट प्रेशर है। अगर हम ये लिख दे तो कोई ज्यादा गलत बात होगी नहीं। तो डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V, एंड दिस इज योर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यू नो, इसे हम डेल्टा H बोल सकते हैं, जो कि एंथैल्पी होती है। अभी भी ऊपर यही डिस्कस हुआ था। U प्लस में P डेल्टा V, दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 4। और अच्छा होगा आप उस ब्लैंक पेज पे ये सभी फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो। बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। एक पेज पे अगर आपको सारे फॉर्मूले मिल गए तो लगा लो, फिर तो हम आगे से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। पीवी आगे चल के कल की क्लास में आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी करेंगे, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यानी डेल्टा एनजीआरटी बन जाएगा। 5वां फॉर्मूला, 5th फॉर्मूला आ जाएगा। तो आज की क्लास में आपने थोड़ा सा स्ट्रेन दिया अपने दिमाग पे, ये जरूरी था, ठीक है ना। तो ये इतना यहाँ तक खत्म हुआ, ठीक है। पहला एटॉमिक बॉम्ब किसने बनाया था? रेज योर हैंड। पहला एटॉमिक बॉम्ब किस साइंटिस्ट ने बनाया था? सर आइंस्टाइन की हेल्प से बना रहे थे सर, जर्मनी वाले। जर्मनी वाले आइंस्टाइन की हेल्प से बना रहे थे। नाम क्या है साइंटिस्ट का? मेरे को लगा कि बता। हाँ, लक्ष्य है भैया ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर, क्या बात है, लक्ष्य है, वेरी गुड। लक्ष्य दैया आपका ही नाम है क्या? जी भैया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओपेनहाइमर ने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, ये यूएसए का था। ट्राई किसने किया था? शुरुआत किसने करी थी? हाइजेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी का था। हिटलर ने पैसा दिया था उसको कि बम बना, लेकिन हो क्या गया? लैब में हो गया ब्लास्ट। इतना खतरनाक ब्लास्ट था कि हिटलर गुस्से में आ गया। वो था भी ऐसा ही सन की दिमाग का। उसने उसका फंड बंद रोक दिया, बोला कि हमें अब जरूरत नहीं है इस तरह इस बम की। और उसी एलिमेंट को जिसपे वो रिसर्च कर रहा था, ये बात कैसे बहुत तेजी से रेडियो के थ्रू बहुत जल्दी फैल गई पूरे वर्ल्ड में। तो अमेरिका को पता लग गया कि लैब में ब्लास्ट हुआ है। फिर उन्होंने बम बना दिया, जिसका साइंटिस्ट का नाम है ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर ने जब बम बनाया तो बड़ा खुश हुआ था कि यार वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, एटॉमिक बम पूरे वर्ल्ड का पहला बम ऐसा बना दिया कि बहुत बढ़िया था। साइंटिस्ट का दिमाग क्रिएटिव होता है, वो सोचते हैं यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं। जब तक हो ना जाए ना, वो कई कई साल तक अच्छी तरह सो भी नहीं पाते। बना दिया। जब बनने के बाद उस बम को यूज किया ना, अब बन गया, तो उनको ये लगा यूज करो कहीं ना कहीं। जापान माफी नहीं मांग रहा, लड़ाई पे लड़ाई कर रहा है। जापान इतना अकड़ू देश था, आज भी अकड़ता है वो, किसी के आगे इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता वो। तो जापान पे फेंक दिया बम, जो एटॉमिक बम बना था। कौन कौन गया? हिरोशिमा नागासाकी। 1.5 लाख लोग ऐसे राख हो गए थे कि किचन में काम करने वाली जो मदर्स वगैरह थी, उनकी ना सिर्फ बॉडी कोयला बन गई थी। इतना खतरनाक बम ब्लास्ट था वो। तीसरे दिन या दूसरे वीक में ही जापान ने सॉरी मांग ली थी, गलती होगी, मत करो ऐसा हो। तो जब ये ऐसा हुआ तो ओपेनहाइमर का इंटरव्यू आप देख सकते हो यूट्यूब पे अभी भी। वो रोया था कि मुझसे गलती होगी, मैंने जो बनाया ना उससे मैंने इंसानियत मतलब खत्म हो जाएगी अब इन फ्यूचर। आज हर कंट्री अपने अपने पास लेके बैठी है एक एक एटॉमिक बम। पाकिस्तान के पास तो हमसे ज्यादा एटॉमिक बम है, इंडिया से ज्यादा एटॉमिक बम है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं बंद करता हूँ। सबसे ज्यादा एटॉमिक बम किस कंट्री के पास है? रेज योर हैंड। किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक बम है? यस अपूर्वा। सर रशिया। रशिया इज करेक्ट आंसर। रशिया के पास सबसे ज्यादा बम है भाई।